हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ़ेयोल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। हेनरी फ़ेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है और हेनरी फ़ेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हेनरी फ़ेयोल का अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे दिया था। अगर इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको वन बाय वन देखें तो हेनरी फ़ेयोल को इनके वर्क के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए और जो मैनेजमेंट की थियरी इन्होंने दे रखा है उसके लिए इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है या फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हेनरी फ़ेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। सबसे पहला है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। जब भी हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि वर्क को डिवाइड कर देना। कितना भी बड़ा काम हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना और जो भी क्वालिफाइड पर्सन है उसको वो जॉब असाइन कर देना डिवीज़न ऑफ वर्क में आता है। इससे क्या हो जाता है कि जो पर्सन स्पेशलाइज्ड होता है जिस काम के लिए, उस पर्सन को वो काम दे देने से वो काम बेहतर तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कोई भी मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब घर का डेली का ही वर्क बता दें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सभी के काम को डिवाइड कर दिया जाता है। पापा का काम अलग है, मम्मी का काम अलग है और भाई बहन का, सारे बच्चों का काम अलग होता है। तो वो डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है। इससे क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क जो है किसी भी पर्सन के ऊपर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आता है। ठीक है, और वही हेनरी फ़ेयोल का सेकंड प्रिंसिपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपको डिवीज़न ऑफ वर्क यानी कि काम असाइन कर दिया गया, कोई भी वर्क असाइन कर दिया गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि पर्सन के ऊपर अथॉरिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका मतलब कोई भी एक पावर आ जाता है। ठीक है, कि उनको कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि यदि अगर किसी को कोई काम असाइन किया गया है तो वो काम पूरा करने की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पर्सन की होती है। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस करके पर्सन को काम करना चाहिए। दिस इज़ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ़ेयोल। इसके बाद आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात अगर हम करें तो डिसिप्लिन में अगर हम देखें तो जैसे ही आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं तो आप हर लेवल पे एक डिसिप्लिन को भी मैनेज करते जाते हैं। कैसे? तो डिसिप्लिन के लिए आपको क्या चाहिए, एक रूल और रेगुलेशन चाहिए कि कैसे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर में मम्मी का काम असाइन कर दिया गया कि उन्हें खाना बनाना है, तो वो क्या होता है, उनका डिसिप्लिन ये है कि इतने टाइम के ड्यूरेशन के में ही वो खाना बनाती हैं, उसी टाइम पे आपको खाना दिया जाता है। ठीक है, तो और कोई भी काम के लिए डिसिप्लिन को, मतलब डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है सक्सीड करने के लिए। आपको आपका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हो सके, इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। आपने जो भी टारगेट सेट कर रखा है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन जो होता है वो की होता है, वो ब्रिज होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी फ़ेयोल, इन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोग हैं काम करने वाले, जितने भी वर्कर हैं, उन सभी को जो कमांड है, जो ऑर्डर है, जो भी आदेश दिया जा रहा है, वो केवल एक सिंगल इंडिविजुअल से होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर बहुत सारे लोग आपको किसी काम को करने के लिए बोलने लगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट होने की वजह से काम डिले हो जाता है। इसीलिए वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यही कहा जाता है, वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपको कोई भी टारगेट अपने, जैसे मैनेजमेंट का नेचर क्या है कि परवेसिव इन नेचर है, एवरीवेयर एप्लीकेबल। ठीक, और हर जगह है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको कोई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, वन हेड वन प्लान। ओके, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है कि आपका रिसोर्स वेस्ट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन और फोकस नहीं रहता है और ओवरलैप करते हैं आप एक्टिविटीज़ को। सो डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, एक दिशा निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को अगर
कल मैनेजमेंट का पेपर है तो आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, अब उसमें आप अकाउंट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर हमारा डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाता है। सो एकदम हमेशा एक गोल को टारगेट करना है और उसी डायरेक्शन पे चलना है, ठीक है, तो डायरेक्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये क्या है, तो जो मैनेजमेंट है ना, ये एक टीम वर्क है, ठीक, टीम वर्क के द्वारा आप किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हर पर्सन का इंटरेस्ट को हटा करके सबका एक कंबाइंड जनरल इंटरेस्ट लेना होगा। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को चाहिए कि मैनेजमेंट का वीडियो देखना है, किसी को चाहिए कि इनकम टैक्स का वीडियो देखना है, किसी को चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखना है, तो आप एक टाइम पे सारी चीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल इंटरेस्ट आपको देखना होगा कि किस बच्चे को कौन सा टॉपिक चाहिए, मतलब मैक्सिमम लोग किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है हमें। नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कोई भी पर्सन वर्क करता है तो उसके लिए उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पे करना होता है। इवन आप सैलरी के फॉर्म में पे करिए या फिर रेनफोर्समेंट, मतलब कोई भी चीज़ आपको चाहिए देने के लिए। इससे क्या होता है कि एक जो वर्कर काम कर रहा होता है ना, उसको एक अच्छा फील होता है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है और वो और बेहतर तरीके से काम करता है, ठीक है। ये रेमुनरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण। इसका क्या मतलब हुआ, तो यानी कि पावर जो है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है, वो सिंगल पर्सन के पास होनी चाहिए, तो वो आपका सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। और जब एक पर्सन अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अलग अलग जगहों पे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे केवल एक लोग पूरा डिसीजन ले तो वो भी ख़राब होता है, और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल करके डिसीजन ले तो वो भी ख़राब होता है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक। डिसीजन मेकिंग हमेशा टॉप लेवल के पास होना चाहिए, जिसको आप सेंट्रलाइजेशन कहेंगे, और जब उसको डिस्पर्स कर दिया जाता है, कई लोगों में बांट दिया जाता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, तो बेनिफिट्स होता है कि स्मूथ ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर चैन। स्केलर चैन क्या होता है, तो ये वर्ड स्केल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक, और चेन भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि फॉर्मल लाइन है। यानी अगर आपको कोई बात करनी है तो पहले आप, एक स्टूडेंट पहले टीचर से बोलेगा, टीचर प्रिंसिपल से बोलेगा, प्रिंसिपल मैनेजमेंट से बोलेगा, ऐसे करके एक प्रोसेस के थ्रू चीज़ें जाती हैं। दिस इज़ नोन एज ए स्केलर चैन, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। ओवरलैप नहीं होगा, यहाँ पे एकदम लाइन से चलना है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, ये आदेश वाला नहीं है, ये ऑर्डर का मतलब है सिस्टमेटिक वे में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अरेंज है, ठीक है। तो जितने भी पीपल हैं, लोग हैं, मटेरियल हैं, उन सबको सूटेबल प्लेसेस पे होना चाहिए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्टडी टेबल पे कौन सा बुक कहाँ पर रखा है, ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा इन कंपेयर टू और लोगों के, ठीक है। किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है, ये मम्मी को बेहतर तरीके से पता होगा, और वो उनकी एफिशिएंसी फिर हमसे फास्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने वो प्लेस पे रखा है तो उन्हें पता है। तो ऑर्डर का मतलब है सूटेबल और एप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, मतलब इक्वल, आपको कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट किसी भी पर्सन के साथ नहीं करना है। एवरीवन, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, आपको सबको एक समान ट्रीट करना है। दिस इज़ कॉल्ड इक्विटी। और किसी भी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इक्विटी, इक्वल नज़र से सबको देखें। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी के बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है। स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बोल दिया जाए कि कल आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो क्या आप सही तरीके से काम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म तक इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो डेफिनेटली यू विल डू योर बेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, तो
तो किसी भी काम को एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि इनिशिएट करना, शुरुआत करना। डायग्राम में भी आप देखिए, सब लोग लाइन से खड़े हैं, एक पर्सन आगे बढ़ कर के आ रहा है। तो इनिशिएट जब करेंगे ना, तो आपका टीम वर्क जो है आपको पीछे से सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको शुरुआत करना पड़ेगा खुद से। एंड नेक्स्ट वन इज़ द स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब क्या होता है कि आई को रिप्लेस कर दीजिए वी से, और इसका मेन मकसद होता है टीम वर्क को मोटिवेट करना, टीम वर्क को बढ़ाना, स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क को मोटिवेट करना। और मैनेजर को आई वर्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए वी से। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अपना अपना नहीं करना है, सबको ले करके एक साथ आगे बढ़ना है, और यही कहलाता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को देखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।